क्या कारण है पीजीआई के साथ, पीजीआई प्रशासन के साथ या कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या टिसट्टी है हमें नहीं पता। मैं इल्ज़ाम किसी पे लगाऊं भ्रष्टाचारी, मैं लगा भी सकता हूं, कोई दो राय नहीं है। अगर मेरा पैसा मुझे नहीं मिल रहा तो मैं तो सामने वाले को भ्रष्टाचारी कहूँगा। अगर वो सेम वर्क सेम स्केल अगर उसी समय अगर लागू कर देता तो ये भ्रष्टाचारी नहीं होती। लेकिन कोर्ट अगर चाहे तो हमें सब कुछ दे सकता है, लेकिन आज भ्रष्टाचारी इतनी फैल गई है कि कोर्ट भी एक 130 करोड़ की आबादी नहीं है, ये छोटे छोटे टुकड़े में आबादी बढ़ चुकी है। घर च राशन लेकर आना, असी फैमिली वाले बंदे हैं तो पैसा है नहीं। कभी 13 तरीक होगी, अगे फैसटिवल भी आने वाले, उन्होंने वास्ते भी कोई पैसा नहीं जेब च। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਦੀ ਚੂਰੀ ਪੂਰੀ ਖਾ ਲਈ ਕਾਵਾਂ। ਨਿੱਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫੌਜੀ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਡੈਣ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ हाल है सर? नमस्कार जी। ये जो इकट्ठे हुए हैं ये आपके वर्कर पूरे, इनको प्रॉब्लम्स क्या है? सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है हमारी। सर पीजीआई से एक ही डिमांड थी कि जो डीसी रेट अप्रैल में बढ़ चुका है, हमारे जो पीजीआई में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहा है आप उनका भी बढ़ाकर और सैलरी रिलीज़ कर दी जाए। ये हम पिछले 6 महीने से पीजीआई प्रशासन को लिख कर दे रहे थे कि हमें डीसी रेट बढ़ा दिया जाए और हमारे को जो सैलरी है टाइम से दे दी जाए। अब आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो महीना है पूरा त्योहारों का महीना है और हमारे पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के पास किसी के पास कोई पैसा नहीं है, ना सैलरी इशू की है इन्होंने और ना ही एरियर इशू ये किया है। कुल कितने, ये वर्कर कितने टोटल कितने वर्कर हैं? हमारे पास जो टोटल मिलाकर है 3000 के करीब वर्कर आता है। अभी आपके सामने जो वर्कर नज़र आ रहा है वो सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट का वर्कर है। अभी इवनिंग और नाइट शिफ्ट आने वाली है, उनको टाइम लगा दिया गया है। अगर आज पीजीआई प्रशासन सैलरी नहीं डालता है तो हम यहीं शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, हमारा धरना एज इट इज़ चलता रहेगा। तो पिछले जो महीने हैं उनको भी सैलरी ऐसी लेट डालते हैं या इसी बार ऐसा हुआ है? नहीं, सैलरी तो ये हर महीने लेट डालते हैं। फिर भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि अब त्योहारों का महीना आ रहा है, अब ऐसा काम मत करना, लेकिन उसके बावजूद पीजीआई ने हमारी कोई नहीं सुनी है। 22 सितंबर को हमने इनको अल्टीमेटम दिया था कि 8 तारीख तक अगर हमारी सैलरी नहीं आती है तो हम लोग बाहर आ जाएंगे, और वही हुआ। 8 तारीख तक इन्होंने अभी तक कोई सैलरी नहीं बनाई है, जिसको देखते हुए हमने फिर भी इंतज़ार किया और आज हम फिर बाहर आकर बैठे हैं। मजबूरी थी हमारी बाहर बैठना, क्योंकि अगर आज भी सैलरी नहीं मिली तो आने वाले सोमवार तक नहीं मिलेगी और हमारा त्यौहार जो है ऐसे ही निकल जाएंगे। अभी जो डीसी रेट का आप बोल रहे हैं, डीसी रेट का क्या वो सहमत है डीसी रेट देने के लिए? नहीं, सहमत तो हैं, ऑर्डर भी किए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा पीजीआई ने 2 बार ऑर्डर निकाल दिए हैं। एक 8 तारीख को कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इनकी सैलरी विद एरियर जो है दे दी जाए, और नहीं दी गई। फिर 9 तारीख को भी पीजीआई ने अल्टीमेटम दिया कॉन्ट्रैक्टर को कि इनकी सैलरी दे दी जाए, नहीं दी गई। फिर हमने इंतज़ार किया। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 9 तारीख को अगर इंतज़ार किया, 10 तारीख को इंतज़ार ख़त्म होता है, 12, 11, 12, 13 तारीख आज हम फिर आकर बाहर बैठे हैं, तो आपके सामने अभी तक कोई स्टेटस ही नहीं है सैलरी का। क्या लगता है आपको 8 तारीख से आप अल्टीमेटम दे रहे हो, तो आज 13 तारीख को ही है, ये फेस्टिवल्स का महीना है, तो क्या लगता है वो इतनी नाफरमानी क्यों कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर? आप इसमें 2 चीज़ें देखिए, अगर गौर करेंगे बताने में बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं इल्ज़ाम किसी पे लगाऊं भ्रष्टाचारी, मैं लगा भी सकता हूं, कोई दो राय नहीं है। अगर मेरा पैसा मुझे नहीं मिल रहा तो मैं तो सामने वाले को भ्रष्टाचारी कहूँगा, ये क्लियर है। और वर्करों का पैसा नहीं मिल रहा। अब ये क्या कारण है पीजीआई के साथ, पीजीआई प्रशासन के साथ या कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या टिसट्टी है हमें नहीं पता।
पीजीआई कहता है कि हमने कॉन्ट्रैक्टर को सारे पैसे दे दिए हैं, उसने मना कर दिया देने के लिए। अगर ऐसा किया है तो पीजीआई ने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। उसका प्रोसेस है, चलो ठीक है प्रोसेस है, 8 तारीख से अभी तक आपका प्रोसेस कहाँ गया? हम मानते हैं वकील को बुलाना पड़ता है, 100 काम करवाने पड़ते हैं, अब करवाओ। 8 तारीख से अभी तक आपने प्रोसेस ही नहीं चलाया। अगर आज बाहर वर्कर बैठ गया तो आप कह रहे हैं कि प्रोसेस चलाते हैं। मैं आपको बता दूं, पीजीआई प्रशासन ने कहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर सैलरी नहीं डालता तो हम लोग उनकी पीबीजी, जो पीजीआई ने कॉन्ट्रैक्टर के एज ए सिक्योरिटी पैसे जमा कर रखे हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो जहाँ तक अब यूनियन को नॉलेज है कि पीबीजी अगर तोड़ भी देता है पीजीआई प्रशासन कॉन्ट्रैक्टर की, तो तब भी 3 दिन तक सैलरी नहीं आ सकती। यह गारंटी हमारी भी है, ये पीजीआई प्रशासन को भी पता है इस बारे में। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर डाले, चाहे पीजीआई प्रशासन डाले, कोई भी डाले, हमारी सैलरी जब तक नहीं आएगी हम यहाँ बैठे हैं जी। तो आपको अभी बात हुई है पीजीआई प्रशासन से भी आज के दिन? उनका क्या कहना है अभी कब डालेंगे सैलरी? बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारे से बात कोई नहीं करता, सिर्फ धमकी के लिए बुलाया जाता है। मैं सारे वर्करों को बता चुका हूँ, सारे वर्करों के बीच में रख चुका हूँ। उन्होंने एज ए यूनियन लीडर को एक तो धमकाने की तरह, देखो हमें लगता है अब मेरी जेब में तो पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूँगा बाहर जाके ड्यूटी जाकर? मेरे घर में मेरा बच्चा, क्या धमकी दे रहे हैं वो आपको? वो हमें कह रहे हैं इमीडिएटली सबको ये जो स्ट्राइक है ख़त्म की जाए, अपनी अपनी ड्यूटी पे जाया जाए, नहीं तो हम आपकी एब्सेंट लगा देंगे। और सभी की एब्सेंट लगा देंगे और सबको उठाकर 25 सेक्टर रैली ग्राउंड में छोड़ देंगे। एक तो आपको सैलरी नहीं दे रहे, उसके ऊपर ये आपको बोल रहे हैं आपकी एब्सेंट लगा देंगे। हाँ, तो हमने पीजीआई प्रशासन को कहा है जो आप ये हमें धमकियां दे रहे हो, हमने आपकी धमकियां सुन ली हैं, हम सिर्फ सुनने के लिए बैठे हैं। आपकी सुने सबकी सुने, हम तो सुननी पड़ेगी, लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं, कोई नारेबाजी नहीं कर रहा है। हम बैठे हैं, हमारी को सैलरी आ जाएगी, हम उठ के भी चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मैं जी हाँ, लेकिन मैं इस चीज़ का बड़ा हैरान होता हूँ कि पीजीआई प्रशासन हमें बुलाकर बातचीत करे, उसका हल बैठकर निकाले, लेकिन धमकी देना मुझे नहीं लगता कि बड़ी शर्मनाक बात है। तो हाँ, एमएस साहब ने हमें बुलाया है, उसने हल की बात की है, लेकिन उन्होंने जो हल निकाला वो भी कहते हैं कि अगर आज पीबीजी तोड़ने के मैंने ऑर्डर निकाले हैं तब भी आपको सैलरी मिलने में तो 3 दिन लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर 3 दिन लगते हैं तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं, हम 3 दिन यहाँ बैठे हैं, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, दूसरा ये बात है, जैसे हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे महकमे जो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए तुली हो रखी है, तो आपको लगता है ये आपका भी प्राइवेट है, ठेके पे सिस्टम चल रहा है आपका, तो आपको लगता है भी ठेके पे सिस्टम ये होना चाहिए या पक्के कर देना चाहिए इनको? क्योंकि आप कर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हो, तो इनको लगता नहीं भी इनको गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए, पक्की जॉब देनी चाहिए? देखिए, एक रेगुलर करना या कॉन्ट्रैक्ट पे रहना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। देखो जिस हिसाब से या तो पीजीआई, कई मैं ये पीजीआई की बात नहीं कर रहा, किसी भी इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, या तो आप शुरू से ही वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सिस्टम ही मत चलाओ। अगर चलाओ रेगुलर चलाओ तो रेगुलर रखो, फिर हमें आस नहीं है। अगर एक मैं रेगुलर भर्ती होती है कोई, उसको पता है कि वो रेगुलर हो गया, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं है, तो कहीं किसी को आस नहीं होती। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू होता है, जैसे हमारे यहाँ पीजीआई में हुआ है, हम यहाँ 18-18, 20-20, 22 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भारत सरकार कहती है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ख़त्म करके रेगुलर एक चलाया जाए। सोच नहीं है ये, जहाँ भ्रष्टाचारी है वहाँ ये सोच नहीं हो सकती, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद अगर कर सकती है पक्का, तो क्या हम 18 साल से जो वर्कर है हमें आस नहीं है कि हमें करना चाहिए? लेकिन हमने उसका बीच का हल निकाला है, हमें सेम वर्क सेम स्केल दे दिया जाए, क्योंकि रेगुलाइजेशन का जो प्रोटोकॉल है शायद हम सभी वर्कर नहीं पूरा कर पाएंगे। रेगुलाइजेशन का जो प्रोटोकॉल है बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन पीजीआई प्रशासन के पास जो पीजीआई में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ख़त्म करने के ऑर्डर हो चुके हैं CACLB से, उसके मुताबिक अगर पीजीआई प्रशासन चाहे हम सभी वर्कर्स को सेम वर्क सेम स्केल दे सकता है। एक हमारी वही सिक्योरिटी हो जाएगी और हम उसमें भी राजी हैं काम करने के लिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कई भाई बंधु हैं जो अनपढ़ हैं, आज यहाँ काम कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, वो अगर पीजीआई रेगुलाइजेशन को चलाती है तो शायद वो बेघर हो सकते हैं, लेकिन यूनियन उन्हें होने नहीं देगी, लड़ेंगे उनके लिए। लेकिन हम ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनको 6 दिन या 6 महीने के लिए बिठाया जाए घर, ये भी नहीं करना चाहते। तो हम तो कहते हैं सिर्फ सेम वर्क सेम स्केल लागू कर दो, हम एग्री हैं, हमारा सारा वर्कर एग्री है, सेम वर्क सेम स्केल हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक बात और सामने आ रही थी भी, आपने CL कोर्ट में जो कोर्ट CL लोअर कोर्ट है, तो उसमें आपने केस किया था, तो आप वो भी जीत गए थे। उसके बाद CACBL जो कोर्ट है तो उसमें भी आपको जीत प्राप्त हुई थी, तो उसके बाद क्या इन्होंने पीजीआई ने एक्शन लिया उसका?
उसकी पूरी डिटेल आपको बता दो, कब केस किया था, कितनी डेट को किया था? मैं ये सारा बताता हूँ। सबसे पहला केस जो हम जीते थे, चला तो ये 2007 में था, लेकिन जो जीते थे हम वो 11 जनवरी 2010 में जीते थे। जो चंडीगढ़ का सबसे एलसी कोर्ट है, वहाँ से लेबर कोर्ट से हम जीते थे। लेकिन क्या होता है, अक्सर एक देने की नीयत होती है कि अगर कोई चीज़ लागू कर दी जाए और मैंने देनी है तो मैं वो कहने पर भी लागू कर सकता हूँ। अगर मैंने नहीं देनी है तो मुझे 100 बहाने ढूंढने पड़ते हैं। तो पीजीआई प्रशासन की सबसे बड़ी बात थी, अगर वो सेम वर्क सेम स्केल अगर उसी समय अगर लागू कर देता तो ये भ्रष्टाचारी नहीं होती। लेकिन उस समय भी मैं बता रहा हूँ कि सारे भ्रष्ट जो वर्कर थे यहाँ पर थे, पीजीआई प्रशासन था, उसने ऐसा नहीं किया। उसने तरीके अपनाए कि जो वर्कर है उसको किस तरीके से दबाया जाए। एक एक कोर्ट करके वो ऊपर चलता चला गया और हर कोर्ट से वो हारता चला गया। उसके बावजूद पीजीआई को, जो पीजीआई प्रशासन है उसको नहीं तसल्ली हुई। ये कोर्ट वर्कर की तरफ से CACLB को लगा, जब हमें नॉलेज हुई कि किसी भी इंस्टीट्यूट में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ख़त्म करना किसी और कोर्ट का काम नहीं है, वो इंडिया की CACLB कोर्ट का काम है। तो वहाँ पर हमने एप्लीकेशन लगाई, 3 बार एप्लीकेशन लगाई, तीनों बार हम लोग जीत कर आए वहाँ से, लेकिन उसके बावजूद भी पीजीआई ने नहीं हमें दिया। ये भ्रष्टाचारी ही कहूँगा कि जिसके पैर इतने फैल चुके हैं पीजीआई में, सबको अपनी पॉकेट में जो है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से पैसा नज़र आता है, तो जिसका आज नतीजा हम वर्कर भुगत रहे हैं। जो पीजीआई प्रशासन है वो क्या कोर्ट से भी ऊपर हो गया? अभी CACBL का जो ऑर्डर है, भी जो कॉन्ट्रैक्टर बेस है ख़त्म करके पक्के किया जाए, उसको ये मान नहीं रहा है पीजीआई प्रशासन? नहीं, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कोर्ट से ऊपर हो गया है, लेकिन कोर्ट के ऊपर एक भ्रष्टाचारी जो बैठी है वो सबसे ऊपर हो गई है। मैं उसको नाम लूँगा आपको। मैं ये कोर्ट के डिसीजन लेते हैं। अगर आज की डेट में कोर्ट कह दे कि संजीव इस ग्राउंड में नहीं बैठ सकता, मैं कह रहा हूँ पूरा पीजीआई चंडीगढ़ पुलिस सारा लग जाएगा कि संजीव इस ग्राउंड में नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर कोर्ट उसकी फेवर में दे दे, संजीव को यहाँ से कोई नहीं उठा सकता, सबकी ऐसी तैसी फिर जाएगी, बहाने ढूंढेंगे, संजीव को उठाने के तरीके ढूंढेंगे, वो ये काम करेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, भ्रष्टाचारी। अगर आज पीजीआई की फेवर में कोई अगर डिसीजन ले ले, कोर्ट अगर डिसीजन सख्त डिसीजन ले ले, तो हमें वर्करों को सेम वर्क सेम स्केल मिल सकता है। लेकिन अगर जहाँ तक भ्रष्टाचारी बैठी है तो कुछ नहीं मिल सकता, ये क्लियर है। तो आपको क्या लगता है ये पूरा पीजीआई प्रशासन भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुका है? अभी आपकी बात तो माननी क्या है, तो कोर्ट की ही बात नहीं मान रहा वो? ये तो देखो, हम तो कह ही रहे हैं, हमारा कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ लोगों तक ये बात पहुंचा सकता हूं कि हम इतना जीतने के बावजूद आज आपके सामने बेतहाशा, बिल्कुल मतलब एक हेल्पलेस की तरह यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन कोर्ट अगर चाहे तो हमें सब कुछ दे सकता है, लेकिन आज भ्रष्टाचारी इतनी फैल गई है कि कोर्ट भी एक लिमिट है उसकी, वो भी अपने सही चीज़ें दिखा देता है। हम कोर्ट को भी भ्रष्टाचार नहीं कह सकते क्योंकि वो हमारी फेवर में खड़ा है, हमारे डिसीजन हमारी फेवर में देता है, तो हम उसको भी नहीं कह सकते। लेकिन ना मानना सामने वाले की बात है। अगर कोर्ट, अगर हम कंटेम्प्ट डालते हैं और अगर कोर्ट अगर डिसीजन देता है उनको सज़ा की, तो फिर हमारे आगे रोने लग जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या बनता है, अब बहुत कुछ। और एक बात और है, अभी ये जो वर्कर हैं पूरे 5 कर्मचारी इसमें भी हैं, शामिल हैं, तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जैसे ऑफिस मेडिकल ऑफिसर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, तो उनको भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, हमेशा पड़ती है ज़रूरत। तो क्या वो आपके साथ नहीं खड़े हो रहे कभी भी आके? बात फिर वहीं आ गई कि अगर मुझसे काम लेना है तो सारे मेरे ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन अगर मेरे को कोई दुख है तो वो हाथ जोड़ के निकल जाते हैं कि इसके साथ कुछ ना करना पड़े हम लोगों को। जैसा कि मैं आपको बताऊं, आज अगर किसी अफसर को ज़रूरत है वो पीठ पर हाथ रख कर ले जाएगा, लेकिन कोई अगर दूसरा अफसर मुझे डांट दे तो मेरे को एक आस हो जाती है कि जो हमारे ऑफिसर हैं, इसने मेरी पीठ पर हाथ रखा था, ये शायद मेरा साथ देगा। लेकिन आपको ये बात बता दूं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम अलग हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। ऐसे मामले में अगर आज मैं बता रहा हूं आपको, अगर आज हमें अभी सैलरी मिल गई और अगर हम अंदर चले गए, वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, यार हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। लेकिन साथियों, मैं आपको ये बता दूँ, ये कोई हमारी बात नहीं करता, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये त्रासदी है हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, जो हम अलग अलग बंटे हुए हैं, एक एक टुकड़े में बटे हुए हैं। मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें बताया था भी 130 करोड़ आबादी है, तो वो मिनिस्टर बोलता था 130 करोड़ की आबादी नहीं है, ये छोटे छोटे टुकड़े में आबादी बढ़ चुकी है। जैसे ये वर्कर आज यहाँ पे खड़े हैं, डॉक्टर्स भी ये उनका हिस्सा है, डॉक्टर्स का, पूरे स्टाफ का, क्लर्क्स का पूरे का हिस्सा है, मगर इनके साथ अभी कोई नहीं खड़ा हुआ। तो हम मान लेंगे अगर आने वाले समय में कोई डॉक्टर्स को प्रॉब्लम पड़ती है या कोई क्लर्क स्टाफ उनको प्रॉब्लम पड़ती है, तो उनका साथ कोई देगा?
नहीं देगा, क्योंकि हम बढ़ चुके हैं। इसीलिए हमारा नाजायज़ फ़ायदा, ये जो भ्रष्टाचार लीडर हो चुके हैं, जो हमारा नाजायज़ फ़ायदा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें बांट के, अलग अलग टुकड़ों में बांट के, जब तक हम एक नहीं होते तब तक हमारा कोई सल्यूशन नहीं है, तब तक हमारा कोई हल नहीं है। तो लास्ट में आप जो ये स्टाफ आपका साथ नहीं दे रहा, बाकी स्टाफ है, तो उनके लिए कुछ रिक्वेस्ट करोगे, आपका साथ दें वो, क्योंकि आने वाले समय में आज आपके ऊपर प्रॉब्लम है, हो सकता है कल उनके ऊपर भी प्रॉब्लम पड़ेगी, हो सकता है पड़ सकती है, किसी के ऊपर भी प्रॉब्लम पड़ सकती है। तो आखिर संदेश आपको उनको क्या कह दोगे? हमारे पीजीआई में हमारी यूनियन को मिलाकर 8 यूनियन और काम करती हैं। तो हमारे 3 यूनियन की तरफ से हमारे पर मैसेज आया था कि आप अगर खड़े हैं, अगर आपका हल नहीं होता है तो आप रिटर्न में हमारे पास एक रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। तो हमने भी इंतज़ार किया, हमने उनको कहा अभी आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 ही मेंबर जो हमारे जो यूनियन है उनके से हमने बात की कि जैसे ही अगर हमें लगता है कि अब हमारे को आपकी ज़रूरत है तो हम आपको एक रिटर्न में ज़रूर लेटर देंगे। अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है। अगर ये सैलरी जैसे कह रहे हैं कि 2 बजे तक आ जाएगी, हम इंतज़ार करते हैं। अगर नहीं आती है तो मुझे लगता है कि हमें उन यूनियन को भी अपना साथ देने के लिए बुलाना पड़ेगा और हम उनका साथ देंगे। आपको एक और चीज़ बता दें कि बाहर से भी हमारे पास जो है ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ है, भारतीय मजदूर संघ है, उनकी तरफ से भी हमारे पास मैसेज आए हैं कि हम आपका साथ देने के लिए आ सकते हैं। हमने उनको फ़िलहाल अभी रोका है। तो पीजीआई एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जो एक हर एक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भीड़ भड़का करना या नारेबाजी करना मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट को एक शोभा देता है। तो हमने अभी बाहर के लोगों को भी रोक रखा है। अगर पीजीआई प्रशासन ऐसा नहीं करेगा तो मजबूरन हम लोगों को इस चीज़ को देखते हुए बाहर के लोगों को भी बुलाना पड़ेगा और नारेबाजी भी करनी पड़ेगी और सब कुछ जो है पीजीआई प्रशासन के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा एकजुट होकर। ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਲਰੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੈਂਟ ਆਪਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਘਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ 13 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇਬ 'ਚ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪੀਜੀਆਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।